हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जीओसी। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था रेजोनेंस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या हैं, कि मतलब कुछ जो भी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनकी शर्तें क्या हैं, कि हमें कैसे बनाना चाहिए, उनमें क्या कैसे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे या जो कंसीडर किए जाएंगे, ये सब कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में हमारा पहला पॉइंट है ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट। मतलब चलिए मैं दो पॉइंट्स को एक एग्जांपल में आपको क्लियर कर दूंगी, ये दोनों ही पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है हमारा sp3 कार्बन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब देखिए दोनों पॉइंट्स जो हैं मैं आपको एक एग्जांपल में बताती हूँ उसको। जैसे ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ओके, इसका जो हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किस तरह बनेगा। ये पॉइंट यहाँ, ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा RS है हमारा वो किस तरह बनेगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों में देखिए, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों कैसे हैं, sp2, क्योंकि ये दोनों डबल बॉन्डेड है इसलिए sp2 है, और ये क्या है, कार्बोकेटायन है इसलिए sp2 है। तो ये तीनों sp2 है और ये तीनों जो कार्बन है ये कैसे है, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए कैसे है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब रेजोनेंस में जो रेजोनेंस है वो कहाँ तक होता है, जहाँ तक कॉन्जुगेशन होता है, और कॉन्जुगेशन कहाँ तक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। और जो शिफ्टिंग हुई है वो किसकी हुई है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। पाई बॉन्ड ही तो यहाँ से यहाँ पे आया है, कोई सिग्मा बॉन्ड तो आया नहीं, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, क्योंकि यहाँ पे केवल डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरा sp3 कार्बन कैन नॉट पार्टिसिपेट, यानी कि ये वाले जो कार्बन है ये अपनी जगह पर ही है, इनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर शिफ्ट is not allowed। मतलब न्यूक्लियर शिफ्ट इज नॉट अलाउड, मतलब केवल क्या मूव कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम देयर प्लेस, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसमें हमने दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया, हाइड्रोजन को हम इधर पे ले आए और बॉन्ड को इधर पे ले आए। तो ये क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, यानी कि न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, केवल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने चाहिए। तो अगर इस तरह से कुछ होता है जहाँ पर न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में, तो वो जो है हमारा RS नहीं है। ठीक है, तो जो रेजोनेंस होता है उसमें केवल न्यूक्लियस की शिफ्टिंग जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग जो है अलाउड है, न्यूक्लियस की शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइक और अनलाइक चार्जेस
adjacent carbons make the structure highly unstable. इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ब्यूटाडाइन, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट RS होगा वो किस तरह का होगा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, इसने बॉन्ड दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है? चार्जेस जो हैं वो किस पर आ गए? एडजेसेंट कार्बन पे। तो ऐसा जब सिस्टम होता है जहाँ पर जो चार्जेस हैं वो लाइक हो या अनलाइक चार्जेस हो, उससे सिस्टम जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ऐसे RS को हम RS कंसीडर नहीं करते। ओके, तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि हम RS बनाएं, उसमें एडजेसेंट पोजीशन पर क्या आ जाएं, एडजेसेंट कार्बन पर क्या आ जाएं? चार्जेस आ जाएं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये लास्ट पॉइंट है इसका, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस में जो है एवरी RS must follow the fundamental rules of structure writing. मतलब जो हमारे स्ट्रक्चर, जब भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का बनाते हैं, तो उसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है वो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक लोन पेयर दे के 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। वैसे ही अमोनिया जो है वो भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरह से ये जो फंडामेंटल रूल है ये हर RS में क्या होने चाहिए? फॉलो होने चाहिए। नहीं तो अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो उसे हम RS कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया NH4+, ओके, तो ये जो N है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड भी बना दिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए? 4, सॉरी यहाँ पे 3 कर दीजिए आप NH4 की जगह पे। ये डबल बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 बॉन्ड ये हो गए। नाइट्रोजन के कुल बॉन्ड्स कितने हो गए? 5, जबकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये क्या कर रहा है? इस रूल को जो है वायलेट कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग RS में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारे जो रूल्स है, यही जो है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कि जो अगर हमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे RS, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा RS ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर, न्यूट्रल RS लिख दे रही हूँ मैं, न्यूट्रल RS इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड वन। मतलब देखिए एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका हम दूसरा RS बनाएंगे, तो ये बॉन्ड इधर पे और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो दूसरा जो RS होगा उसमें इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, और ये हो गया सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया?
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये वाला जो RS है इसमें क्या है, चार्जेस हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर कैसा था, न्यूट्रल। तो इन दोनों में जो स्टेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसको अगर हम A बोलें और इसको B बोलें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर दैन B। दूसरा हमारा जो रूल है, द RS having more covalent bonds is more stable। इसको भी इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग। इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए सिग्मा बॉन्ड्स तो सभी दोनों में बराबर हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड्स देखिए, यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स थे, एक ये था एक ये, यानी कि 2, और यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड्स बचे, एक बचा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो स्टेबल, वो जो RS होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं हमारे इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है RS in which atoms have complete octet इसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोल देते हैं, is more stable। ओके, देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और ये नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। ठीक है, अब हम इसका दूसरा RS बना रहे हैं। ये लोन पेयर इसको यहाँ पर दे सकता है, ये क्या बनेगा दूसरा, यहाँ पर NH2 ने अपने लोन पेयर दे दिया N ने, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH, ये O CH3। अब देखिए इस कार्बन के पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 ये वाले और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग जो की है, कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस वाले कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन की भी देखिए, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस कार्बन के पास भी 4, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इस स्ट्रक्चर में सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन की ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। तो जो RS जिसमें सारे एटम्स की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको A बोलें और इसको B, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज़ ग्रेटर दैन A। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा RS इज मोर स्टेबल व्हेन negative charge is at more electronegative atom and positive charge is at more electropositive atom।
इसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल या EN रूल भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी RS में अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो RS जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल एक, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है CH3CO CH2 माइनस। ठीक है, इसका हम दूसरा RS बनाएंगे किस तरह, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जो RS बनेगा वो हमारा कैसा होगा, CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर आ गए, ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों RS में आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो अब हमने क्या बोला कि नेगेटिव चार्ज इज एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होगा तो वो RS जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला। ओके, तो इसको A लिखें और इसको B, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A। ओके, यहाँ पर आपको एक नोट करके एक बात लिखनी है, जब ऑक्टेट रूल और EN रूल एक दूसरे को काउंटरएक्ट करेंगे तब जो ऑक्टेट रूल होगा वो EN रूल को क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, ऑक्टेट रूल विल डोमिनेट ओवर EN रूल। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये लगा है क्लोरीन और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नहीं यहाँ पर है डबल बॉन्ड और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका दूसरा जो RS है वो हम किस तरह बनाएंगे, ये अपने लोन पेयर यहाँ पर देगा, ये जो बॉन्ड है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर पर। तो दूसरा जो RS बनेगा हमारा वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड और इसका चार्ज जो है ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन भी होगा, यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं है, आप ये जानते होंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है इसलिए। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसका वायलेशन हो रहा है, ऑक्टेट रूल का। और यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, लेकिन इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर किसका वायलेशन हो रहा है, EN रूल का। अब इन दोनों में एक एक रूल का वायलेशन हो रहा है, तो अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर में सारे एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस वाले एटम जो स्ट्रक्चर में इस कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन A। ओके, इन केस ऑफ, ये पॉइंट स्टेबिलिटी से नहीं है लेकिन ये आप ज़रूरी है इसलिए मैं लिखवा रही हूँ, इन केस ऑफ इक्वल RS, the bond length of same nature bond
आर इक्वल, यानी कि जब इक्वल आरएस की बात होती है तो वहाँ जितने भी सेम नेचर बॉन्ड होंगे उन सबकी बॉन्ड लेंथ जो है बराबर होगी। जैसे कि कार्बोनेट आयन है हमारा, कार्बोनेट आयन, इसके 3 इक्वल आरएस बनते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको इस तरह से। ठीक है, ये 3 इक्वल आरएस है। इक्वल आरएस मतलब एक जैसे बिल्कुल, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है अगर देखा जाए तो जो सेम नेचर जो इक्वल आरएस होते हैं इनमें जो सेम नेचर बॉन्ड है, जैसे कि यहाँ पर केवल क्या है, CO बॉन्ड्स, तो जितने CO बॉन्ड्स हैं, ये तीनों CO बॉन्ड्स जो हैं इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इक्वल होगी, यानी इन तीनों बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। जैसे कि फॉर्मेट आयन में भी, फॉर्मेट आयन हमारा क्या होता है, CO माइनस, इसके 2 इक्वल आरएस बनते हैं। जैसे कि ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा CO माइनस और CO डबल बॉन्ड हो, तो इनमें भी क्या है, इक्वल आरएस बने हैं। तो सेम नेचर बॉन्ड कौन सा है हमारा, ये CO बॉन्ड। ये दोनों CO बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। लेकिन फॉर्मिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मेट आयन है, इसमें 2 इक्वल आरएस है, इसलिए CO बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें, फॉर्मिक एसिड की बात, फॉर्मिक एसिड हमारी क्या होती है, ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें भी इसी तरह रेजोनेंस होगा। दूसरा आरएस किस तरह बनाएंगे हम, HC, ये O माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड OH और O पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों CO बॉन्ड जो है अलग अलग लेंथ के होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल आरएस नहीं है, ठीक है। इक्वल आरएस समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या होते हैं, जब एक जैसे स्ट्रक्चर्स हों, तीनों इक्विवेलेंट हों। तो इनमें से ये दोनों जो है एक जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O के साथ में है और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड OH के साथ में है, ठीक है। तो ये दोनों जो है इक्वल आरएस नहीं है, इसीलिए इनमें CO बॉन्ड लेंथ जो है दोनों में अलग अलग होगी, यानी कि ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग होगी और ये वाली बॉन्ड लेंथ अलग होगी, ठीक है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, इनमें बेंजीन में क्या होता है, इसके 2 इक्वल आरएस बनाते हैं हम लोग इस तरह से, बॉन्ड अभी यहाँ पर था, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों इक्वल आरएस की वजह से जितने भी CC बॉन्ड होंगे, यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, वो क्या होंगे, सब एक लेंथ के होंगे, और जितने भी CH बॉन्ड होंगे वो सब क्या होंगे। स्ट्रक्चर लिखते हैं हम बेंजीन का, तो किस तरह से लिखते हैं, ये और ये इस तरह से H लगे होते हैं सारे कार्बन पे, है ना। तो ये जितने भी CC बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ये सारे, और CH बॉन्ड होंगे जितने भी, ये सारे भी इक्वल होंगे। लेकिन CH बॉन्ड जो है वो नॉट इक्वल होगा CC बॉन्ड के, यानी कि केवल सेम नेचर बॉन्ड इक्वल होते हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी। अलग अलग टाइप के अगर बॉन्ड हैं तो वो अनइक्वल होंगे, ओके। तो ये पॉइंट भी आप हमेशा याद रखिए और नोट कर लीजिए। तो ये सब हमारे पॉइंट्स थे जिससे हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं। अब हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स करेंगे आगे, जिससे आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं फिर से और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमारा एग्जांपल है पहला, एनिलीन NH2, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। इसका दूसरा अगर हम आरएस बनाएंगे तो वो किस तरह बनेगा, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देगा और ये बॉन्ड टूटकर इस कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो दूसरा जो आरएस बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इधर पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बाकी पाई बॉन्ड्स हम इसी तरह बना देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसने लोन पेयर दिया था अपना, और ये नाइट्रोजन H2, और नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पर,
4 बॉन्ड्स यानी 3 बॉन्ड से ज़्यादा, इसलिए नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में कंपेयर करके आपको बताना है कि कौन सा RS जो है ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब EN रूल देखिए, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी EN रूल का वायलेशन हो रहा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसके कंपैरिजन में कैसा है, अनस्टेबल है। और इस तरह से भी देख सकते हैं हम कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, न्यूट्रल है, और ये वाला कैसा है, चार्ज है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था, जो न्यूट्रल RS होते हैं वो चार्ज RS से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर दैन B। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि हमने लिख दिया CH2 नेगेटिव और ये लिख दिया हमने फ्लोरीन। ठीक है, दूसरा जो है हमारा स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, वो है CH2 और यहाँ पे हमने लगा दिया क्लोरीन। अब इन दोनों में बताना है हमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप क्या करोगे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के प्रेजेंट होने से बढ़ जाती है, तो आप कहोगे कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन जब क्लोरीन केस लगा हो डायरेक्टली किसी कार्बन आयन से, तब क्या होता है, क्लोरीन के पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स है ना, 3D वेकेंट होता है इसमें। तो क्या होगा, जब वेकेंट d ऑर्बिटल होगा इसके पास में, तो यहाँ पर कैसा सिस्टम हो गया, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाकर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, जिसकी वजह से इसका दूसरा RS जो है वो किस तरह बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, यानी कि क्लोरीन में वेकेंट d होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, d ऑर्बिटल रेजोनेंस, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसलिए अब जब रेजोनेंस हो गया तो फिर क्या हो गया, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। ठीक है, हमेशा जो रेजोनेंस है वो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर डोमिनेट करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बजाय। ठीक है, तो इन दोनों के केस में कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो गया, B वाला, ठीक, ड्यू टू d ऑर्बिटल रेजोनेंस। लेकिन अगर इसी में हम क्या करें, इस तरह से कर दें कंपाउंड, यहाँ पर जो F है वो डायरेक्टली ना लगाकर हम कैसे लिख दें, CH2F लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दें, CH2 नेगेटिव और यहाँ पर लगा दें CH2Cl। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, अब देखिए, अब कॉन्जुगेशन कब होता है, जब नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड और तब वेकेंट d हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बीच में ये कार्बन आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब यहाँ पर केवल क्या वर्क करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस वन। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ओके। तो लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि ये हमारा ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड हमें दिया गया है, ये सल्फर है, ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो आप देखिए, ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सल्फर के पास वेकेंट डी, अब ये जैसे हमने क्लोरीन में किया था वैसे ही यहाँ पर सल्फर के पास भी वेकेंट डी है। ठीक है, इस तरह से। तो वेकेंट डी होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ रेजोनेंस में है, और जब जहाँ पर भी रेजोनेंस मिल गया वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है अपने आप। तो इन दोनों के केस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या इसके पास डी ऑर्बिटल तो नहीं है।
ठीक है। तो जब भी तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। तो आज के लिए जितना हमने पढ़ा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आईटी वगैरह उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर एंड आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट और कंपैरिजन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट का। तो चलिए, थैंक यू।